भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऐसा दोस्त जिसका जन्म सन 1905 में कश्मीर की घाटी में एक सॉल मर्चेंट के घर पर हुआ। उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर डिग्री हासिल करी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसे घाटी में नौकरी नहीं मिल पाई और उसका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और यह जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला के दादा थे। कश्मीर घाटी में एक तरफ मुस्लिम थे जो कि मेजोरिटी में थे और दूसरी तरफ थे कश्मीरी पंडित जो कि हिंदू थे और माइनॉरिटी में थे। शेख अब्दुल्ला का मानना था कि मुस्लिम को पढ़ लिख कर भी घाटी में नौकरी नहीं मिल पाती है, जबकि सारी सरकारी नौकरियां हिंदुओं के लिए ही रिजर्व रहती हैं। इसलिए शेख अब्दुल्ला चाहता था कि कश्मीर में राजशाही शासन खत्म हो और लोकतंत्र का शासन लागू हो। इसलिए साल 1932 में उसने ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन करा, जिसका नाम बाद में बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। आज यह वही पार्टी है जिससे चुनकर अमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के सीएम बने थे। साल 1940 आते आते शेख अब्दुल्ला घाटी में काफी प्रसिद्ध हो गया था। 1946 में राजा के द्वारा उसे 3 साल की सजा दी जाती है क्योंकि शेख अब्दुल्ला का मानना था कि राजशाही खत्म होनी चाहिए और सत्ता जनता के हाथों में सौंप देनी चाहिए। जब पंडित नेहरू को इस बारे में पता चलता है तो वे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं क्योंकि शेख अब्दुल्ला से उनकी काफी गहरी दोस्ती होती है और दोनों के पॉलिटिकल थॉट आपस में काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और जम्मू और कश्मीर किसी में शामिल न होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रह जाता है। 27 सितंबर 1947 को नेहरू पटेल को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वह कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमले का अंदेशा देते हैं और बताते हैं कि शायद ही महाराजा हरि सिंह और उसकी फौज इन सब का सामना कर सके। इसलिए वह बताते हैं कि अब जरूरत यह है कि महाराजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आए ताकि पाकिस्तान से आने वाले खतरे का सामना करा जा सके। पंडित नेहरू की रिक्वेस्ट पर शेख अब्दुल्ला को 29 सितंबर 1947 को जेल से रिहा कर दिया जाता है और इसके बाद पाकिस्तान की फौज कश्मीर पर हमला कर देती है, जिसके कारण राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पर साइन कर देते हैं और कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है और भारतीय सेना पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए आतंकवादियों को खदेड़ देती है। इसके बाद कश्मीर में अप्रैल 1949 को इलेक्शन होते हैं और शेख अब्दुल्ला की भारी मतों से विजयी होती है और राजा को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और इसका नाम सादर रियासत रख दिया जाता है। राजा की पोस्ट जिसका नाम सादर रियासत दिया जाता है, अब इसके पास कोई भी पावर नहीं बचती है। अब सन 1950 तक कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन में पहुंच जाता है और इसी बीच नेहरू को यह फीलिंग होती है कि शेख अब्दुल्ला जिसे वह अपना काफी गहरा दोस्त मानते थे वह उनका एक दुश्मन होता है, क्योंकि 1950 आते आते शेख अब्दुल्ला भी उसी बात की रट लगाए बैठता है जो कि महाराजा हरि सिंह करते थे आजाद कश्मीर की बात। यहाँ तक कि सन 1950 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के राजदूत से यह भी पूछा कि क्या यूनाइटेड स्टेट एक इंडिपेंडेंट कश्मीर को सपोर्ट करेगा। जनवरी 1951 में अब्दुल्ला एक खत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखता है जिसमें वह यह लिखता है कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास यह पावर होगी कि वह अपने संविधान को JNK के लिए अलग से बना सके और यह भी डिसाइड करने की पावर होगी कि जम्मू एंड कश्मीर के भारत के साथ कैसे संबंध होंगे। सन 1952 में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में दिल्ली में एक मीटिंग होती है जिसे दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू से कई मांगे करते हैं और नेहरू को ये सब मांगे माननी भी पड़ती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कश्मीर में एक और पार्टी का भी गठन होता है जिसका नाम था प्रजा परिषद, जो कि शेख अब्दुल्ला के विचारों के एकदम विपरीत खड़ी थी। यह प्रजा परिषद एक हिंदू सपोर्टर पार्टी होती है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है तो वे कैबिनेट से इस्तीफा दे देते हैं और उनका मानना होता है कि नेहरू और अब्दुल्ला की दोस्ती के कारण कश्मीर को आखिर इतने कंसेशन क्यों देने चाहिए और इसी कारण से श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा मंडल के सपोर्ट में 8 मई को कश्मीर जाने का फैसला लेते हैं और 11 मई को उन्हें श्रीनगर जेल में डाल दिया जाता है। इससे प्रजा मंडल के लोग और दिल्ली में कई लोग शेख अब्दुल्ला के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। इस सब को शांत करने के लिए पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला को कई खत लिखते हैं, लेकिन शेख अब्दुल्ला इन सब का कोई जवाब नहीं देता है और इस कारण से नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद को श्रीनगर भेजते हैं, लेकिन इसके बाद भी शेख अब्दुल्ला पर कोई असर नहीं होता है।
कई जानकारों के अकॉर्डिंग तो यह भी माना जाता है कि शेख अब्दुल्ला 21 अगस्त 1952 को, जो कि ईद का दिन था, उस दिन कश्मीर को आज़ाद घोषित करना चाहता था और इस कारण से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही दो गुटों का जन्म होता है। इसमें एक ग्रुप तो प्रो इंडिया होता है और दूसरा ग्रुप होता है एंटी इंडिया। और इस प्रो इंडिया वाले ग्रुप में ही एक मेंबर थे जिनका नाम था बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो कि शेख पर करप्शन और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का आरोप लगाते हैं। और इस कारण से करण सिंह, जो कि सदर रियासत या गवर्नर थे, वे शेख अब्दुल्ला को उनकी पोस्ट से निकाल देते हैं और उसके साथ ही उसे पुलिस अरेस्ट में डाल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि शेख अब्दुल्ला के जवाब न देने के कारण यह सब कुछ नेहरू के इशारों पर हुआ था। आखिरकार नेहरू को रियलाइज होता है कि जो बीज उन्होंने JNK के लिए बोया था वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था और इस सारी घटना को कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।